हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी हमारे प्री मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, इसको आप इंटरव्यू भी कहते हैं, इन तीनों चरणों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी में हम मेजर जो पोर्शन पढ़ रहे होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके उनके एप्लीकेशंस पढ़ रहे होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी का बहुत ही मेजर पार्ट है। तो शुरू करते हैं। ये जो वीडियोस हैं दोस्तों, ये आपको YouTube पे अवेलेबल होंगे और पूरी सीरीज, कंप्लीट सीरीज अवेलेबल होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा ही सिलेबस YouTube पर आपको अवेलेबल हो। जो भी हम लोग YouTube पे वीडियोस डालेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, MCQs प्रोवाइड होंगे और मेंस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होंगे। आप अपने चैट बॉक्स में यानी कि अपने कमेंट बॉक्स में और जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप जरूर पूछें, हम उसका जरूर आंसर देंगे। ठीक है, तो नई जर्नी शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इसको मैं कुछ आपको एनालॉजीज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो डिफरेंट एप्स है ना वो है लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो लैंड है, अलावा जो लॉ है भारत के अंदर। बात समझ गए। हर एक ऐप को जो आपके मोबाइल में है उसको सिंक्रोनाइज होना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर नहीं है वो वो नहीं चल सकता। सेम वैसा ही, आपके समझ में आई बात ये। इस एनालॉजी को भी आप यूज कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो आपके मोबाइल का, और जो दूसरे डिफरेंट सारे के सारे एप्स जो हैं जो एक्चुअल में फंक्शन करते हैं आपके लिए, बट वो तभी फंक्शन कर पाएंगे जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सिंक्रोनाइज होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको परमिट करता हो, उससे वो मैच करते होंगे, उसको वो अलाउ करता होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम का मतलब सबसे ऊपर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अगला शब्द है लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है? लॉ ऑफ द लैंड का मतलब है सारे जितने भी लॉज हैं कंट्री में, जितने भी तरह के लॉज है ना, उन सबके कलेक्शन को बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड। तो इस पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए, ताकि प्रॉपर समाज चले, सोसाइटी प्रॉपर चले, तो सारे जो कलेक्शन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करते हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड। और उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, और मैंने अभी बताया सुप्रीम का मतलब ये है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल का, कि सारे लॉज को, सारे एप्स को आपके मोबाइल के उससे सिंक्रोनाइज होना होगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या समझें? कॉन्स्टिट्यूशन को समझें दोस्तों, किसी गेम का, जो आप लोग डिफरेंट टाइप के गेम खेलते हैं ना, उसके लॉज, अर्थात चाहे जितने भी प्लेयर्स हों, ठीक है, चाहे वो प्लेयर कौन सा हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एज ए सिटीजन हम, या कोई दूसरी अथॉरिटी और एजेंसीज, उन सबको वो लॉज, वो रूल, वो गेम के लॉज को फॉलो करना होगा। वो लॉ कौन है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कौन सा लॉ ऑफ द लैंड होता है? तो सबसे ऊपर तो लॉ ऑफ द लैंड है कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा है स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज क्या होते हैं दोस्तों? स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं वो लॉज जो हायर जुडिशरी, सॉरी, हायर लेजिस्लेटिव इसको बनाते हैं। हायर लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? हाँ, हायर लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट, और स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जिनको विधानसभाएं कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी लॉज वो लॉज हैं जिनको लेजिस्लेट कौन करता है? उनको लेजिस्लेट करती है हायर लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी कि जो सेंटर के लिए पार्लियामेंट और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाती है। ठीक है, उन लॉज को क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लॉज।
और ये तो हजारों हजारों लाखों की संख्या में हैं जो लॉ ऑफ द लैंड के पार्ट हैं, छोटे से बड़े तक। तो आपने देखा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो पहले सीआरपीसी और आईपीसी के नाम से जानी जाती थी, से लेकर छोटे मोटे कंज्यूमर लॉ, ट्रैफिक लॉ, जितने भी लॉज हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लॉज, अर्थात जो पार्लियामेंट और विधानसभाएं बनाती हैं। और ये इनकी हायरार्की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड में और क्या आते हैं। ठीक है, तो तीसरा हम नाम लेंगे ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस क्या है? ऑर्डिनेंसेस वो लॉ हैं जो लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो आपको तो पता ही है दोस्तों, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की ऑर्गन्स की बात करें तो तीन ऑर्गन्स हैं। तीन ऑर्गन से कोई भी गवर्नमेंट बनती है। पहली ऑर्गन क्या है? लेजिस्लेटिव, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसमें जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है इसका काम है रूल्स बनाना, ये लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, इनका काम है ये जो लॉ बनाए हैं ना लेजिस्लेशन ने, उसको एक्सक्यूट करना, उसका उनको क्रियान्वयन करना, उसको लागू करवाना। ठीक है, और तीसरी एजेंसी जो है, तीसरी ऑर्गन जो है वो कौन सी है? जुडिशरी। जुडिशरी के दो मेजर फंक्शन है। सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? सबसे बड़ा फंक्शन है ये जो लॉज हैं इनका इंटरप्रिटेशन करना। यस, सबसे बड़ा फंक्शन यही है, झगड़े निपटाना नहीं, वो भी है बट वो सेकेंडरी। तो पहला जुडिशरी का फंक्शन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो भी लॉज हैं उनकी व्याख्या करना और बीच बचाव करना भी अगर कहीं होता है तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं लॉ। ये तीनों हैं ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस क्या है? वापस लौट कर आते हैं। ऑर्डिनेंस वो लॉज हैं जिन लॉज को एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। देखो, बनाना तो चाहिए था लेजिस्लेशन को, काम तो उसका है ये, बट आपको पता है पार्लियामेंट हमेशा सेशन में नहीं रहती, इसी तरह विधानसभाएं हमेशा सेशन में नहीं रहती। और अगर कोई अर्जेंट लॉ चाहिए जो अभी चाहिए, बट पार्लियामेंट को सेशन में आने में तो महीने, 2 महीने, 3 महीने लगने हैं, तब क्या होगा? तब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है, उस लॉ को बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यहीं देख लेते हैं। ऑर्डिनेंसेस कौन बना रहा है? एग्जीक्यूटिव, पहली बात। दूसरा, ये ऑर्डिनेंसेस टेम्पररी होती है। टेम्पररी का मतलब, क्योंकि हमने अर्जेंसी में बनाया है, टेम्पररी काम हो जाए हमारा, उस वो जो अर्जेंसी है वो खत्म हो जाए, लॉ भी खत्म कर देंगे। या विधानसभा उन्हें पास करें, तो अगर विधानसभा पास करती है तब तो वो जाहिर सी बात है, विधानसभा या लोकसभा पास करेगी तब तो स्टैट्यूटरी लॉ हो जाएगा। ऑर्डिनेंस है एग्जीक्यूटिव का पास किया लॉ और टेम्पररी। इसकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 6 मंथ, और अगर हम बहुत खींचें तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। इतने में या तो उसको पार्लियामेंट के थ्रू या विधानसभाओं के थ्रू पास होना होगा, और पास होने के बाद वो स्टैट्यूटरी लॉ बन जाएगा, या ये डेथ, इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डिनेंसेस वो लॉज हैं जो एग्जीक्यूटिव पास करती है और टेम्पररी होती है। वही इसमें फीचर क्या है? इसको लेजिस्लेशन पास करता है और ये परमानेंट होती है। ठीक है, तो खैर ये दोनों डिफरेंस समझ गए होंगे आप। तीसरा है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस भी दोस्तों लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट है। ये क्या होते हैं? जब कोई हायर जुडिशरी दो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स, वो कोई डिसीजंस देती हैं और उनके थ्रू कोई राइट्स बन जाते हैं, मिल जाते हैं पब्लिक को, या कोई लॉज बन जाते हैं, उनको जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं, वो भी लॉ ऑफ द लैंड के पार्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फंडामेंटल राइट्स
में एक नया राइट ऐड हुआ, क्या? राइट टू प्रिवेसी। अब इस टाइप का कोई लॉ एक्सप्लिसिट, बहुत साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, पुत्तुस्वामी केस, और उस केस में क्या हुआ, उस केस के इंटरप्रिटेशन में जो डिसीजंस आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक नए फंडामेंटल राइट्स को एस्टेब्लिश किया उसने। कौन सा? राइट टू प्रिवेसी। तो राइट टू प्रिवेसी अब एक फंडामेंटल राइट है, और ये राइट लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट है, और ये कहां से आया? जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू आया। तो इन शॉर्ट, जुडिशियल डिसीजंस क्या हैं? जुडिशियल डिसीजन जो हायर हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई अगर लॉ प्रोवाइड करते हैं तो वो है। चौथा है, पांचवा है, एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ भी जो एप्लीकेबल हो हमारे ऊपर, है ना, वो इंटरनेशनल लॉ भी लॉ ऑफ द लैंड के पार्ट है। मतलब लॉ ऑफ द लैंड में इंटरनेशनल लॉ, अगर जैसे भारत किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री से कोई टाई अप करता है, उस टाई अप का जो जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा भारतीयों के ऊपर, वो भी लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट होगा। अर्थात अगर कोई भारत किसी इंटरनेशनल एजेंसी से कोई टाई अप करती है, WTO से, WHO से, किसी और से, ठीक है, तो वो सब भी क्या होगा, वो एप्लीकेबल जो प्रोविजंस हैं वो भी लॉ ऑफ द लैंड के पार्ट होंगे। ठीक है, तो इंडिया चाइना रिलेशन में जो जो बातें हुई हैं, टाई अप हुआ है, और कोई ऐसा कोई प्रोविजन है, वो भी लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट होगा। ठीक है, अगला है बाई लॉज। बाई लॉज वो लॉज होते हैं जो लोअर लेजिस्लेशन, लोअर लेजिस्लेशन का मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू जो लॉ आते हैं उनको कहते हैं बाई लॉज। ठीक है, इसके अलावा रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस, ये भी साथ में टाइप के रूल ऑफ द लॉ हैं। ये क्या होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, लोअर एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे DM, SP, इनके थ्रू जो लॉज पास होते हैं, ब्रॉडली उनको कहते हैं क्या? रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस। ये होते ही क्यों हैं? कोई बड़े लॉ को अप्लाई करने के लिए उसको, उसके एप्लीकेशन में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी हायरार्की भी 7th हायरार्की में है, अगर हम इसको हायरार्की में रखें तो। और लास्ट है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉज वो लॉज हैं जो 4 तरह के इश्यूज को टैकल करते हैं। कौन कौन से? पहला तो मैरिज, डिवोर्स, और प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, और एडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये 4 लॉ ही आते हैं किसमें? पर्सनल लॉ में। पूरे हायरार्की में ये 8th पोजीशन पर है, सबसे नीचे पोजीशन पर है, और ये केवल यही लॉ हैं जिनमें लीगलिटी तो होती है, बट ये लीगलिटी कैसी है? नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाए गए। नॉन स्टेट का मतलब राज्य ने नहीं बनाया इन्हें, इन्हें तो कोई रिलीजियस बॉडी बना रही होती है। जैसे एग्जांपल लें पर्सनल लॉ का, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। ये जो पर्सनल लॉ हैं, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बनाए होते हैं। क्या इनके अंदर लीगलिटी होती है? होती है, बट जो ऊपर के आपने देखे ना सातों, इनसे सबसे कम। अर्थात ये बाकी सारे लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब लीगल तो है ये, बट अगर पार्लियामेंट लॉ बना दे इनके अगेंस्ट तो इनको खत्म होना होगा, चेंज होना होगा, या विधानसभाएं बना दें तो इनको बदलना होगा, या कोई जुडिशियल डिसीजंस आ जाएं तो इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे, हाँ, जैसे हाल ही में ट्रिपल तलाक का खत्म हो जाना। ये ट्रिपल तलाक मुस्लिम लॉ का पार्ट था, मुस्लिम पर्सनल लॉ का, लेकिन डिफरेंट डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस के बाद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, समाप्त हो गया। तो ऐसे ही है पर्सनल लॉ। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जितने आपने हायरार्की देखी, इस पूरे हायरार्की में सबसे नीचे पर्सनल लॉ है, और सबसे ऊपर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, द माइटी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये था लॉ ऑफ द लैंड। तो अब तक हमने केवल एक डेफिनेशन सीखी है इतनी देर में। कौन सी डेफिनेशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके एक
डेफिनेशन हमने देखा, इट इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आगे बढ़ते हैं और हम वापस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और फीचर्स के बारे में जानने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लॉ प्रोवाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑर्गेनिक लॉ। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक लॉ क्या है? इस रेफरेंस में ऑर्गेनिक लॉ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इंडिया में दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर वर्टिकल है और एक स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है इसमें क्या आता है? सेंटर, सेंटर का स्ट्रक्चर है, सेंटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और क्या है? सेंटर के अलावा सेंटर, स्टेट्स और लोकल जो अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इत्यादि, ये है वर्टिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक लॉ के तहत हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या? सेंटर को देखें तो यहां एक लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। सेम स्टेट्स में लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सेम लोकल में लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेंटर का लेजिस्लेशन क्या है? पार्लियामेंट। यहां पर एग्जीक्यूटिव क्या है? सबसे हेड है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और पीएम। जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट में सेम वही बात, विधानसभाएं, गवर्नर और हाई कोर्ट्स। इसी तरह लोकल में जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज अपने लॉज बनाते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव और ग्राम पंचायत जुडिशरी के तौर। तो इन सब की डिटेल तो आगे की क्लासेस में होगा। मैं खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑर्गेनिक लॉ का क्या मतलब है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑर्गेनिक लॉ का मतलब आपने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक लॉ किस तरह से है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक लॉ है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है इंडिया में। वर्टिकल में सेंटर, स्टेट और लोकल आते हैं, लोकल अथॉरिटीज। और हॉरिजॉन्टल में देखें तो वो डिवाइड करता है पूरे स्ट्रक्चर को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है आइडियल्स और एस्पिरेशन। हम भारत के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आइडियल्स और एस्पिरेशंस। आइडियल्स क्या होते हैं? आइडियल मतलब जिसको अचीव किया जाना है, जिसको अचीव किया जाना है। या एस्पिरेशंस मतलब हम चाहते क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो भारत को हम बनाना चाहते हैं कैसा? जहां पर जस्टिस हो, हर एक व्यक्ति के पास जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो और पॉलिटिकल जस्टिस हो, जो हमारे प्रेम्बल में दिया हुआ है। इसके साथ साथ लिबर्टी हम चाहते हैं कि हम भारत के सभी लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकें? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन। प्रेम्बल आपको याद करना होगा, उसमें सब कुछ है। तो हम लोगों को लिबर्टी देना चाहते हैं, उनके फेथ की, उनके एक्सप्रेशंस की, उनकी बिलीफ की। ठीक है, इसके अलावा इक्वालिटी, हर एक लेवल पे इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सब इक्वल हो भारत में। उनका स्टेटस किसी गरीब का, अमीर का, किसी जाति की वजह से, किसी धर्म की वजह से, किसी भाषा की वजह से ऊपर नीचे ना हो, इक्वल हो, इक्वलिटी। और हमारा सबसे बड़ा आइडियल क्या है? फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब दोस्तों नोट करें, ये आपको शायद ही कहीं मिले। फेटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, जो हमारे वेदों से, पुराणों से और उपनिषदों से लिया गया है। वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस। अगर हम इसकी जनरल ट्रांसलेट करें तो ब्रदरहुड या भाईचारा, वो भी ठीक है, बट ज्यादा गहरी बात है फीलिंग ऑफ वननेस। ये हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये आइडियल्स प्राप्त कैसे करेंगे, इनको अचीव कैसे करेंगे, इनके मीन्स क्या होंगे,
उन्हीं मीन्स को कहते हैं क्या? वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन के वो आइडियल्स, वो गोल्स जो अचीव करना है, जो भी आपने देखा, उनके मीन्स के तौर पर कौन काम करता है? वैल्यूज। तो वैल्यूज वो हैं जो जो वैल्यूज वो हैं जो मीन्स होते हैं, यानी कि साधन होते हैं। तो उन गोल को प्राप्त कैसे करेंगे? थ्रू सॉवरेनिटी, थ्रू सोशलिस्ट वैल्यूज, थ्रू सेकुलर वैल्यूज, थ्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज और रिपब्लिक वैल्यूज के थ्रू। ये हैं वो व्हीकल्स, वो वाहन जिनके थ्रू हम प्राप्त करेंगे उन आइडियल्स को जिन पे हमने बात की, जो कि बहुत गहरे हैं, जो हम मानवों को अधिक मानव बनाते हैं, हम ह्यूमन को मोर ह्यूमन बनाते हैं, राइट? और उसके बिना तो हैप्पीनेस आ नहीं सकती। और ह्यूमन गोल क्या है? हैप्पीनेस लाना। और वो हैप्पीनेस उन आइडियल्स के बिना अचीव नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा जिन कंट्रीज में ये आइडियल्स जितने ज्यादा हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका उतना ज्यादा है। इसका उल्टा, जहां पर इन जो आइडियल्स की कमी है, जिस अमाउंट में कमी है, हैप्पीनेस इंडेक्स उतना ही डाउन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पढ़ तो पॉलिटी रहे हैं, बट आपको ना इंटरलिंक करना होगा दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी। खासतौर पे अभी जो हमने बात की, पेपर 4 की बात की, यानी कि एथिक्स के पेपर की बात की, तो आपको बिल्कुल स्टैंड अलोन ढंग से नहीं पढ़ना है कि मैं खाली पॉलिटी पढ़ रहा हूं, मैं खाली ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मैं खाली इकोनॉमी पढ़ रहा हूं। आपको यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम की, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज चाहे वो अलग अलग दिख रहा हो, जब तक आपके अंदर इंटरलिंक करने की समझ नहीं आएगी, इंटरडिसिप्लिनरी आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो खैर अभी वापस लौट कर आते हैं अपने इस टॉपिक पे। और हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यूज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी बात क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉय करता है स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ये लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है? लीगल सैंक्टिटी का मतलब इसकी लीगलिटी कहां से आती है? देखो, सभी जो लॉज हैं, अभी हमने शुरू की क्लास में कहा, सभी लॉज को सिंक्रोनाइज होना होता है, परमिशन लेनी होती है। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन किससे परमिशन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन लेता है हमसे। हमसे मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लीगलिटी है वो क्योंकि लोगों से डायरेक्ट आ रही है, इसलिए वो क्या है? स्पेशल लीगल सेंटिटी को एंजॉय करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि बाकी लॉज इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये भी एक बड़ी विशेषता है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है लीगल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। गवर्नमेंट एंड पीपल, इसको क्या कहते हैं? इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? जो सरकार और लोगों के बीच होती है, इसी रिलेशनशिप को दोस्तों सिटीजनशिप कहते हैं। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। और ये जो लीगल रिलेशनशिप है, ये कौन कनेक्ट करता है कि हमारा क्या रिलेशन होगा गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम क्या क्या, गवर्नमेंट के क्या राइट्स होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, हम भारत के लोगों के जो हम सिटीजन्स हैं, हमारे क्या राइट्स होंगे, हमारी क्या ड्यूटीज होंगे, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होंगे, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होंगे। ये सब कुछ जो रिलेशन है गवर्नमेंट और पीपल का, ये जिसको सिटीजनशिप कहते हैं, ये भी कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था, ये लास्ट स्लाइड है। अब तक आपने देखा और आपकी एक गहरी समझ बन गई होगी इस छोटे से वीडियो से ही कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आगे की क्लास में हम और बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और जब हम क्लास आगे अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के और 1 डजन से ज्यादा डेफिनेशंस आएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर डिटेल में बताएं, कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप भेजें, अपने मैसेज करें, मैं जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।